Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss process of labor and the cardinal movements of labor. So, how head enters to the pelvis and how it turns and comes out. तो it is called cardinal movements of labor. So, we all knows that ये movements जो होता है ना उसमें first होता है engagement, then descent, flexion and then फिर से descent होता है head का and फिर होता है internal rotation देन एक्सटेंशन ऑफ द हेड एंड एक्सटेंशन के बाद में एक्सटर्नल रोटेशन एंड लास्ट होता है एक्सपल्सन ऑफ द फीटस. ओके, तो बेबी का हेड जब पेल्विस में एंटर कर जाता है तो उसे हम एंगेजमेंट कहते हैं ना. उसी जो हेड का सबसे जो ब्रॉडर पार्ट होता है ना वो होता है बाईपैराइटल डायमीटर. तो जब बाईपैराइटल डायमीटर पेल्विक इनलेट में अंदर चला जाता है तो उसे हम एंगेजमेंट कहते हैं. ओके, तो जब एंगेजमेंट हो जाता है तो आपको पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में ये फील नहीं होगा. आपको ओनली 1/5 या उससे भी कम हेड फील होता है जब आप पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे. तो सेम टाइम इफ़ आप पीवी करोगे ना तो ये हेड जो है इंगेजमेंट के बाद में इस्चियल स्पाइन के लेवल पर होता है. ओके, तो ये जब इस्चियल स्पाइन के लेवल पर है तो इस टाइम में हेड इंगेजमेंट का क्या मतलब है कि जो हेड है वो किस स्टेशन पे है, जीरो स्टेशन पे है. ओके, तो इसको जीरो स्टेशन बोलते हैं. सी हियर एंगेजमेंट ऑकर्स व्हेन द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल हेड फिट्स इनटू द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द मैटरनल पेल्विस. मींस मैटरनल पेल्विस का जो सबसे लार्जेस्ट डायमीटर होता है उसमें फीटल हेड का सबसे लार्जेस्ट डायमीटर जो बाईपैराइटल डायमीटर है वो उसमें फिट कर जाता है. ओके, तो ये हो गया आपका इंगेजमेंट. एंड एज द फीटल हेड इंगेज, जैसे फीटल हेड इंगेज होता है द हेड मूव्स टुवार्ड्स द पेल्विक ब्रिम. हेड जो है वो पेल्विक ब्रिम की तरफ मूव करता है इन आइदर लेफ्ट और राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स. मीन्स जिस पोजीशन में हो. ये अभी फिलहाल तो राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में है, राइट साइड में ऑसिपिट है. या फिर हो सकता है अगर बेबी का फेस इधर होता तो ये होता है लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स. ओके, see, this allow the widest part of the fetal head to fit through the widest part of the pelvic inlet. तो इस तरह से जो लेफ्ट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स या राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन में जब हेड जो है इंटर करता है पेल्विक इनलेट में तो इससे क्या होता है जो वाइडेस्ट पार्ट है हेड का ये बाईपैराइटल डायमीटर वो पेल्विक के जो वाइडेस्ट पार्ट है उसमें आराम से फिट बैठता है. ओके, नाउ सी एंगेजमेंट के बाद हेड और नीचे जाता है एंड ये पेल्विक फ्लोर को टच करता है तो क्या होता है फ्लेक्शन होता है हेड का. ओके, सी एज द फीटल हेड कम्स इनटू द कांटेक्ट विद द पेल्विक फ्लोर, जैसे ये पेल्विक फ्लोर के कांटेक्ट में आता है द सर्वाइकल फ्लेक्शन ऑकर्स. तो क्या होता है सर्वाइकल फ्लेक्शन होता है, जो इसका गर्दन का जो सर्वाइकल बोन होता है ना वो फ्लेक्स करता है. ओके, दिस अलाउ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस टू बी सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक. इससे क्या होता है ना कि सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक होता है. मीन्स ऑसिपुट के नीचे का पार्ट, ये हेड का ऑसिपुट है पीछे वाला भाग, इसका नीचे का पार्ट और ये ब्रैगमा. तो ये जो डायमीटर है ये डायमीटर सबसे छोटा होता है. इन दिस पोजिशन द फीटल स्कल हैज़ ए स्मॉल डायमीटर. इस पोजीशन में फीटल स्कल जो होता है ना उसका सबसे कम डायमीटर होता है विच असिस्ट पासेज थ्रू द पेल्विस, जो आसानी से पेल्विक के थ्रू पास कर जाता है. ओके, एंड आपको पता है कि पेल्विक फ्लोर जो होता है तो अभी अब मैंने बताया कि पेल्विक फ्लोर के कांटेक्ट में आता है फ्लेक्शन में. तो पेल्विक फ्लोर जो होता है ना वो लिवेटर एनाई मसल से बना होता है. सो जो भी बेबी का पार्ट लिवेटर एनाई मसल को टच करता है तो लिवेटर एनाई मसल ना कंट्रैक्ट करती है एंड बेबी का वो पार्ट टर्न हो जाता है. ओके, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ पेल्विक फ्लोर. ना उसी तो जब डिसेंट होता है फ्लेक्शन के बाद फिर से थोड़ा सा डिसेंट होता है एंड फिर से उसके बाद क्या होता है जो हेड है पेल्विक फ्लोर पर टच करता है और डिसेंट होता है तो इसके बाद होता है इंटरनल रोटेशन. ओके, तो इंटरनल रोटेशन होता है. इसी स्टेज को हम क्राउनिंग भी बोलते हैं बिकॉज वेजाइना से विजिबल हो जाता है इस टाइम में हेड. ओके, तो इंटरनल रोटेशन के बाद ये हेड बाहर आता है एक्सटेंशन से. ओके, सी हियर द पेल्विक फ्लोर हैज़ ए गटर शेप विथ ए फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड स्लोप.
फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ इसका थोड़ा स्लोप होता है। दिस अलाउ द हेड टू रोटेट फ्रॉम लेफ्ट और राइट, गटर की तरह शेप होता है जो फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ और डाउनवर्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेड जो है ना वो रोटेट कर जाता है। अगर हेड यहाँ पे लेफ्ट साइड में था फेस तो ये रोटेट कर जाता है, अगर राइट में होता, लेफ्ट में होता तो भी रोटेट करेगा, राइट में होगा तो भी रोटेट करेगा, लेकिन राइट या लेफ्ट जो दोनों साइड से रोटेट करके ये किस पोजीशन में आता है, ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन, राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन से क्या आता है, ऑसिपिटो एंटेरियर पोजीशन, मीन्स इसका ऑसिपुट जो है ना वो एंटेरियरली आ जाता है। ओके, तो ये हो गया आपको इंटरनल रोटेशन एंड इसके बाद हो गया क्राउनिंग, इसी को क्राउनिंग बोलते हैं, मैंने बता दिया। एंड नेक्स्ट होता है एक्सटेंशन, जिससे हेड बाहर आता है पूरी तरह से। बट जब आपको पता है कि एक्सटेंशन से हेड तो बाहर आ जाएगा, द ऑसिपुट स्लिप्स बीनीथ द सुप्राप्यूबिक आर्च, ऑसिपुट जो है ना वो ये सुप्राप्यूबिक जो आर्च है इसके नीचे क्या होता है, स्लिप करता है एंड स्लिप करके ये बाहर निकल जाता है। एंड द हेड एक्सटेंड्स एंड द नैप ऑफ द नेक इज पाइवोटिंग अगेंस्ट द आर्च, ये जो आर्च है ना इस आर्च के अगेंस्ट में क्या करता है, पाइवोटिंग एक्शन होता है नैप ऑफ द नेक, बेबी के नेक का, नेक के नैप का। ओके, बट जब इंटरनल रोटेशन हुई थी, जब इंटरनल रोटेशन हुई थी तो जब हेड बाहर आया एक्सटेंशन से, इंटरनल रोटेशन के बाद में एक्सटेंशन से हेड बाहर आया तो फिर से ये टर्न होगा। ओके, मीन्स जो नेक में मोड़ आ गया था ना, ये जो बेबी का हेड इस तरफ था एंड ये जो मोड़ आके ये सीधा हुआ था, ये इस पोजीशन में आया, मोड़ हो गया था, तो उसे ये फिर से क्या करता है, करेक्ट करता है, मीन्स फिर से ये बेबी फिर से ये मोड़ को ये करेक्ट करेगा फिर से। ओके, तो इसे बोलते हैं हम रेस्टिट्यूशन। ओके, तो जो इंटरनल रोटेशन को का करेक्शन होता है ना बाहर आकर, उसे ही हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन। ओके, द हेड एक्सटर्नली रोटेट टू फेस द राइट और लेफ्ट मेडियल थाई ऑफ द मदर, मीन्स मदर की राइट मेडियल, जो राइट साइड का मेडियल थाई होगा उस साइड, या फिर जो लेफ्ट साइड का मेडियल थाई है उस साइड, मीन्स जो फेस होगा ये राइट या लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगा फिर से एक्सटर्नली, तो इसी को हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन, मीन्स करेक्शन ऑफ द प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस जो स्टेट हुआ था, जो टर्न हुआ था हेड ना उसको करेक्ट करता है, तो इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन और रेस्टिट्यूशन। ओके, नाउ सी अब क्या होगा कि पोस्टीरियर शोल्डर जो है ना ये पेल्विक फ्लोर पर लगेगा, ये बेबी का जो पोस्टीरियर शोल्डर है ये आपको पेल्विक फ्लोर पे फिर से लगेगा, तो फिर से ये पोस्टीरियर शोल्डर रोटेट करेगा। जब पोस्टीरियर शोल्डर रोटेट करेगा ना तो इसी के साथ साथ जो शोल्डर रोटेट करता है ना वो बाहर दिखता है एक्सटर्नल रोटेशन में, वो शोल्डर बाहर दिखने लगता है, ये पोस्टीरियर शोल्डर। एंड उसके बाद क्या होता है ना कि हम करते हैं डाउनवर्ड ट्रैक्शन, मीन्स इस बेबी को थोड़ा सा यहाँ से डाउनवर्ड नीचे की तरफ पुश करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एंटीरियर शोल्डर, ये जो एंटीरियर शोल्डर है ये डिलीवर होता है एंड देन करते हैं फिर अपवर्ड ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे देन इसमें क्या करते हैं, जब एंटीरियर शोल्डर जब डिलीवर होता है ना तो ये नीचे से इस तरफ से हम अपवर्ड ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से पोस्टीरियर शोल्डर भी डिलीवर हो जाता है। ओके, एंड इस तरह से फाइनली होता है एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। तो ये है कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ द लेबर। सो आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा आपको, इफ़ कोई आपको डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, नाउ सी सारी डिलीवरी के केसेस में ऐसा नहीं होता है कि हेड ऑफ द फीटस पूरी तरह से बैलेंस्ड तरीके से इंटर करे पेल्विस में। ओके, सी इफ़ आप इस फर्स्ट फिगर को देखो तो इसमें क्या है, इंगेजमेंट एंड डिसेंट हो गया है, फ्लेक्शन में है हेड, तो इसमें आपको दिख रहा है कि जो पेल्विस में जो सेजाइटल सूचर है, ये जो सेजाइटल सूचर है ना वो सिमेट्रिकली अंदर घुसा हुआ है। आप देख सकते हो कि पेल्विक इनलेट में एकदम सिमेट्रिकली अंदर घुसा हुआ है। एंड एंटेरियर, ये एंटेरियर पेराइटल बोन और ये पोस्टीरियर पेराइटल बोन, ओके, ये दोनों भी दिख रहे हैं। और ये जो ट्रांसवर्स जो मिड
मिड पेल्विक प्लेन का जो है फेज, इसे सजाइटल सूचर बोलते हैं। जो यहाँ पे मिड पेल्विक में है सजाइटल सूचर बीच में। तो कई बार क्या होता है ना कि इस तरह से हमेशा फिक्स नहीं आता है हेड, इस तरह से डिसेंड नहीं होता, इंगेज नहीं होता है कि पूरी तरह से ये इक्वली सिमेट्रिकल हो। ओके, कई बार ऐसा होता है कि ये जो हेड है ना थोड़ा सा पीछे चला जाता है, आप देख सकते हो इस फिगर में, या फिर कभी थोड़ा सा आगे चला आता है। ओके, मीन्स थोड़ा सा पोस्टीरियरली ये सूचर जो है वो बेंड हो जाता है, या फिर कभी थोड़ा सा एंटीरियरली बेंड हो जाता है ये। ओके, तो जब सेजाइटल सूचर एंटीरियरली या पोस्टीरियरली थोड़ा सा बेंड होकर जाता है तो उसे कहते हैं विज, मीन्स एसिंक्लिटिज्म। ओके, सी एसिंक्लिटिज्म का मतलब होता है कि हेड का पेल्विस में सिमेट्री में नहीं आना, विज में से आना। ओके, तो एसिंक्लिटिज्म जो होता है ना वो हो सकता है या तो एंटीरियर एसिंक्लिटिज्म या फिर पोस्टीरियर एसिंक्लिटिज्म। ओके, तो एंटीरियर एसिंक्लिटिज्म मीन्स होता है हेड का पोस्टीरियर पैराइटल बोन कम दिखे, मीन्स एंटीरियर पैराइटल बोन प्रीसीड द सेजाइटल सूचर। इसमें क्या होता है कि जो पोस्टीरियर पैराइटल बोन है ना वो कम दिखता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस फिगर में कि ये पोस्टीरियर पैराइटल बोन है, ये कम दिख रहा है, एंड जो सेजाइटल सूचर है ना वो पोस्टीरियरली बेंड हो गया। ओके, पीछे की तरफ थोड़ा बेंड हो गया। नाउ सी पोस्टीरियर एसिंक्लिटिज्म क्या होता है, तो इसमें होता है पोस्टीरियर पैराइटल बोन प्रीसीड्स द सेजाइटल सूचर सीन मोर इन प्राइमरी ग्रेविटा, ये प्राइमरी ग्रेविटा में ज़्यादा दिखता है। एंड इसमें क्या होता है पोस्टीरियर एसिंक्लिटिज्म में कि पोस्टीरियर पैराइटल बोन प्रीसीड मोर, मीन्स पोस्टीरियर पैराइटल बोन जो होता है ना ये ज़्यादा दिखाई देता है, मीन्स जो सूचर है ना वो एंटीरियरली बेंड हो जाता है। ओके, तो पोस्टीरियर पैराइटल बोन ज़्यादा दिखेगा तो उसको बोलेंगे हम पोस्टीरियर एसिंक्लिटिज्म, और एंटीरियर पैराइटल बोन ज़्यादा फील होगा तो उसे हम बोलेंगे एंटीरियर एसिंक्लिटिज्म। ओके, नाउ क्लियर। तो एंटीरियर एसिंक्लिटिज्म जो है ना, ये एंटीरियर एसिंक्लिटिज्म ये मल्टी ग्रेविडा में ज़्यादा कॉमन होता है, बट पोस्टीरियर एसिंक्लिटिज्म जो है वो प्राइमरी ग्रेविडा में ज़्यादा कॉमन होता है ड्यू टू इंक्रीज्ड एब्डोमिनल टोन, क्योंकि जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है ना उसकी एब्डोमिनल टोन काफ़ी अच्छी होती है, एंड वो प्रेशर मीन्स फोर्स जो है ना वो ज़्यादा लगा पाती है, इसलिए क्या होता है कि हेड आगे की तरफ बेंड कर जाता है, सो दैट इसमें जो पोस्टीरियर पैराइटल बोन होता है वो ज़्यादा दिखता है। ओके, नाउ क्लियर। नाउ सी फॉर्मेशन ऑफ द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। तो लेवर में जो लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस होता है वो कैसे फॉर्म होता है उसको देखते हैं। सी द एनाटॉमी ऑफ द यूट्रस, सबसे पहले आप एनाटॉमी देखो यूट्रस की, तो आपको पता है कि ये यूट्रस की बॉडी है एंड ये सर्विक्स है, बट इन दोनों के बीच में एक नैरो पाथ होता है जिसे हम इस्थमस बोलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो पिंक कलर से। तो ये इस्थमस किसी भी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में ओनली 0.5 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर का होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। एंड आपको पता है कि यूट्रस जो होता है ना वो 3.5 सेंटीमीटर का होता है, एंड सर्विक्स जो है वो 2.5 सेंटीमीटर का हो सकता है, बट इस्थमस 0.5 टू 1 सेंटीमीटर का ही होता है। तो सी हियर जो पिंक कलर में दिखा रही हूँ मैं, ये है इस्थमस, एंड ये इसके ऊपर जो है ये है एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस, एंड इसके जो पिंक कलर जो इस्थमस है ना, इस्थमस के नीचे होता है हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। ओके, तो हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस थोड़ी सी नीचे होते हैं एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस से, क्योंकि यहाँ से हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस से ना कॉलमनर एपिथेलियम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ओके, तो वो जो हिस्टोलॉजिकल चेंजेस होता है ना स्क्वेमस एपिथेलियम से कॉलमनर एपिथेलियम का, इसलिए इसको हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस बोलते हैं, एंड ये थोड़ी सी नीचे होती है। तो एनाटॉमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस के बीच में होता है इस्थमस। ओके, सो इस्थमस इज द एरिया बिटवीन द एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस एंड द हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। ओके, तो यही इस्थमस आगे फर्दर प्रेगनेंसी में और चौड़ा होने लगता है, एंड फिर बहुत बड़ा होकर लेवर में 10 सेंटीमीटर तक का बन जाता है, जो ओनली 0.5 सेंटीमीटर का था नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, 0.5 टू 1 सेंटीमीटर का था, एंड वही जो डिलीवरी के टाइम में ये हो जाता है अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर के, एंड इसी को कहते हैं लोअर यूटेराइन सेगमेंट।
ओके, या फिर पैसिव सेगमेंट बोलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है आपको लोअर यूट्राइन सेगमेंट या पैसिव सेगमेंट। तो ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो है ना, ये कंट्रैक्ट नहीं होता है, ये डायलेट होता है एंड रिट्रैक्ट होता है, मीन्स खुलता है। तो अपर सेगमेंट जो है ना, ये अपर सेगमेंट, एक्टिव सेगमेंट भी इसको बोलते हैं। तो अपर सेगमेंट और एक्टिव सेगमेंट जो है ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, बट लोअर सेगमेंट जिसे पैसिव सेगमेंट भी बोलते हैं, ये रिट्रैक्ट करता है, मीन्स डायलेट करता है। ओके, तो ये फिगर में आप देख सकते हो। तो यहाँ ऊपर जब फोर्स लगेगा, ऊपर जब फोर्स लगेगा ना, कंट्रैक्शन होगा, तो ये अपर पार्ट का कंट्रैक्शन होगा और लोअर पार्ट का ये रिट्रैक्शन होगा। ओके, तब क्या होगा कि बेबी नीचे जा पाएगा। तो ये होता है लोअर सेगमेंट की सिग्निफिकेंस, कि ये रिट्रैक्ट करता है एंड अपर सेगमेंट कंट्रैक्ट करके बेबी को नीचे की तरफ पुश करता है। सी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं ना, वो लोअर सेगमेंट में ही करते हैं। इसी लोअर सेगमेंट में हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं, क्योंकि लोअर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है। ओके, सपोज इफ इस बेबी को हमें डिलीवर करना है, सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर करना है, तो हम क्या करेंगे, इस लोअर सेगमेंट में सिजेरियन सेक्शन करेंगे। यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन करके मैं बाहर निकाल देती हूँ बेबी को, क्योंकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी लोअर सेगमेंट जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वो रिट्रैक्ट ही होगा ना एंड डायलेट होगा। तो इफ़ जो स्कार होगा वो कभी भी कॉन्ट्रैक्शन में पार्ट नहीं लेगा, तभी तो स्कार के रप्चर होने का चांसेस कम होता है नेक्स्ट डिलीवरी में। इसीलिए लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। सो लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन सेफ होता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के डिलीवरी प्लान करने में। वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन प्लान करने के लिए इफ़ हम लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं पिछले प्रेगनेंसी में, तो वो बेनिफिशियल होता है। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में मैं सिजेरियन सेक्शन के वीडियो में बताऊंगी। सी, जब ये सेकेंड स्टेज में होता है, जब ये यूट्रस सेकेंड स्टेज में होता है, तो ये अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट, एक्टिव सेगमेंट एंड पैसिव सेगमेंट जो है, इसके बीच एक रिंग बन जाती है। आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रिंग बनी हुई है, यहाँ पे ये रिंग बनी हुई है, जिसे रिट्रैक्शन रिंग कहते हैं। ओके, जो हर प्रेगनेंसी के डिलीवरी में देखी जाती है। सो इट्स ए फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग सीन इन नॉर्मल लेबर फेल्ट बाय पीवी एग्जामिनेशन। मीन्स ये पीवी एग्जामिनेशन, जब भी हम पीवी करेंगे तो ये रिंग हम फील कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ सी डिस्टोशिया, यूट्रस इन लेबर एबनॉर्मल सेकेंड स्टेज, इसको डिस्टोसिया बोलते हैं। तो ये डिस्टोसिया केस है। इसमें क्या होता है ना कि रिट्रैक्शन रिंग आप देख सकते हो कि इसकी तुलना में ये काफ़ी ऊपर खींच गई है। सो इसमें आप पीवी जब करोगे ना, तो पीवी में तो ये फील होगा ही रिट्रैक्शन रिंग, बट आप इसे एक्सटर्नली भी फील कर सकते हो। तो इसे कहते हैं पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, या फिर इसको कहते हैं बैंडल्स रिंग। ओके, सो इट इज सीन इन डिस्टोसिया और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग कहाँ होता है, नॉर्मल लेबर में सीन होता है एंड पीवी एग्जामिनेशन से। बट पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, जिसको बैंडल्स रिंग बोलते हैं, सीन इन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर फेल्ट बोथ इंटरनली पीवी एज वेल एज एक्सटर्नली, एक्सटर्नली भी ये फील होता है। नाउ सी हाउ टू मैनेज सिफेलिक ब्रीच एंड शोल्डर प्रेजेंटेशन। तो मैंने 3 प्रेजेंटेशन बताया था प्रीवियस वीडियो में, सिफेलिक ब्रीच और शोल्डर प्रेजेंटेशन। सपोज ये 3 प्रेजेंटेशन मेरे पास आते हैं एक्टिव लेबर में। ओके, तो आपको पता है कि ये जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ये जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ये तो अच्छे से डिलीवर हो जाएगा, बट ये जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, इसकी भी नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है। ये मत बोलिए कि ब्रीच में सिजेरियन ही होता है। सी प्राइवेट प्रैक्टिसेस में मैक्सिमम डॉक्टर्स या फिर कई इंस्टीट्यूट में भी आजकल ब्रीच का सिजेरियन सेक्शन होता है। कॉमनली सिजेरियन सेक्शन ही कर रहे हैं डॉक्टर्स, बट ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी आपको पढ़ाई जाती है और आपके फाइनल एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, और पीजी एंट्रेंस एंड एमसीए एग्जाम में भी ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी पूछी जाती है। ओके, तो ये जो ब्रीच है वो डिलीवर करेगा, बट
शर्त ये होता है कि ब्रीच की डिलीवरी एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में होनी चाहिए या टर्शियरी केयर सेटअप में होना चाहिए। एक एक ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो होता है ना वो होना चाहिए, एंड नर्स जूनियर डॉक्टर्स मीन्स जो पूरा सपोर्टिंग स्टाफ होता है ना वो होना चाहिए, और 24 आवर सीजेरियन सेक्शन करने के लिए एक ओटी का प्रेजेंस होना चाहिए। इफ सीजेरियन सेक्शन में ब्लड की नीड है तो एक ब्लड बैंक भी होना चाहिए। तो ऐसी एक टर्सरी केयर हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ब्रीच विल डिलीवर इन द इंस्टीट्यूशनल सेटअप। इसका ट्रायल हम दे सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी का इन द इंस्टीट्यूशनल सेटअप अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपीरियंस्ड गायनोकोलॉजिस्ट। ओके, बट रिमेंबर शोल्डर प्रेजेंटेशन ट्रांसवर्स लाई में नहीं डिलीवर करेगा। ओके, इसका सिजेरियन डिलीवरी ही करना होता है। ट्रांसवर्स लाई विद शोल्डर प्रेजेंटेशन डिलीवर्ड बाय द सिजेरियन सेक्शन ओनली। ओके, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है लेबर का। ट्रांसवर्स लाई विद शोल्डर प्रेजेंटेशन डिलीवर बाय द सिजेरियन सेक्शन। ओके, एंड सिफेलिक का तो आपको पता है कि कैन बी डिलीवर्ड नॉर्मली। नाउ सी, मैं आपसे पूछूं कि इफ़ ये तीनों कंडीशन हमारे पास आते हैं 36 to 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, ओके, प्रेजेंटेड एट 36 to 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये जो फर्स्ट है, अब देखो यहाँ पे इस फिगर में ये जो फर्स्ट है, अगर ये बेबी आता है 36-37 वीक में तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रेगनेंसी को चलने देते हैं एंड टर्म पे इसकी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बट इफ़ ये बेबी आता है 36 to 37 वीक पे, ये ब्रीच है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है, बट मैं फिर भी क्या करती हूँ कि 36 वीक पर जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, यूट्रस पूरी तरह से भी रिलैक्स होता है 36 वीक पे, तो मैं इस पेशेंट को अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से इस बेबी का हेड और बटक पकड़ के इसे टर्न करके सिफेलिक प्रेजेंटेशन करती हूँ, हेड नीचे एंड इसका पैर ऊपर, इसको क्या करती हूँ, सिफेलिक प्रेजेंटेशन कर देती हूँ। तो इफ़ ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो जाती है तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। क्या बोलते हैं इसे, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। तो ब्रीच का हम करते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन 36 to 37 वीक पे, एंड तब उसका नॉर्मल डिलीवरी होता है। ओके, तो अच्छे से इसका डिलीवरी टर्न पे हो जाएगा नॉर्मल। नाउ सी, इस शोल्डर प्रेजेंटेशन को आप देखो, इफ़ ये आती है आपको प्रेग्नेंट लेडीज़ शोल्डर प्रेजेंटेशन के साथ में 36 to 37 वीक पे, देन हम अभी भी इसको क्या करेंगे, ये यूट्रस तो रिलैक्स्ड है, 37 वीक पे यूट्रस रिलैक्स्ड होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे कि एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करेंगे। मीन्स इसका हेड एक हाथ से और इसका पैर की तरफ एक हाथ से एब्डोमेन पे सपोर्ट के थ्रू अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस ही इसको भी थोड़ा सा हम टर्न कर देंगे। इसको टर्न करना आसान होता है कि इसमें तो आपको पूरा 180 डिग्री टर्न करना होता है बेबी को, बट इसमें आपको ओनली 90 डिग्री ही टर्न करना होता है बेबी को। ओके, सो जो शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है ट्रांसवर्स लाई का, उसका जो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करना होता है ना वो आसान होता है। ओके, तो ब्रीच एंड ट्रांसवर्स लाई दोनों को हम सिफेलिक बना सकते हैं अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। तो इसमें तो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करना इजी है। ओके, मैंने बता दिया शोल्डर जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें। सो रिमेंबर वन थिंग दैट 36 वीक पर प्राइमरी ग्रेविडा का एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करते हैं और मल्टी ग्रेविडा में हम एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन 37 वीक्स पर करते हैं। ओके, मैंने पहले ही फीटल सर्विलेंस में बताया है कि 36-37 वीक से पहले हम एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन नहीं करते हैं, बिकॉज बेबी छोटा होता है एंड लाइकर ज़्यादा होता है। तो ये फिर से बेबी क्या होगा, अगर हम 32 वीक पे करेंगे तो क्या होगा, फिर से बेबी टर्न हो जाएगा, तो फिर एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सो नाउ सी, एक और सिचुएशन आती है जिस पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ़ आपने एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन किया तो ट्रांसवर्स लाई का भी आप इसके थ्रू नॉर्मल डिलीवरी कर पाते हैं। बट इफ़ आपके पास चॉइस है कि क्या आप इस ट्रांसवर्स लाई को लेबर में घुमाने की कोशिश कर सकते हैं। लेट मी रिपीट वंस मोर,
वी ऑल नोज दैट एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन 36-37 वीक पर किया जाता है ब्रीच में या ट्रांसवर्स लाइन में, जब यूट्रस रिलैक्स्ड होता है, क्योंकि 36-37 वीक पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा होता, लेबर पेन नहीं हो रहा होता है, तो जब रिलैक्स्ड होता है तब तो हम करते हैं एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। बट लेबर में जब पेशेंट आती है, जब उसका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तब आप इस बेबी का हेड पकड़ कर टर्न कर सकते हो क्या? नो। सी, इफ आप ट्रांसवर्स लाई या ब्रीच को इफ लेवर में घुमाओगे तो यूट्रस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि टर्म पर यूट्रस की वाल जो है ना वो काफ़ी पतली हो जाती है, एंड जब आप लेवर में इसे टर्न करेंगे ना तो यूट्रस रप्चर हो जाएगा। ओके, सो प्लीज डोंट डू एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन इन लेवर। सो नाउ सी इंटरनल पोडेलिक वर्जन। इसका मतलब होता है पैर को नीचे लाना, मीन्स यू टेल मी कि क्या आप लेवर में फुल्ली डायलेटेड सर्विक्स में हाथ डालकर एंड बेबी के पैरों को एक हाथ से पकड़कर लाइक दिस, एक हाथ से बेबी के पैरों को पकड़कर और उसको नीचे की तरफ एब्डोमेन में ऊपर से दूसरे हाथ से हेड को पकड़ के ऊपर से घुमा सकते हो क्या? नो, ये आप काम नहीं कर सकते हो। ये होता है इंटरनल पोडेलिक वर्जन। तो इफ़ ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं एंड वो लेबर में अगर आप ये करते हो तो क्या होगा? यूट्रस फिर भी रप्चर हो जाएगा। ओके, इसलिए लेबर में मीन्स कभी भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में है तो हम, चाहे वो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन हो चाहे वो इंटरनल पोडेलिक वर्जन हो, हम दोनों में से कोई नहीं करते हैं लेबर में। ओके, इससे क्या होगा? यूट्रस रप्चर कर जाएगा। बट एक कंडीशन है जहाँ पे इंटरनल पोडेलिक वर्जन किया जाता है, एंड ये आपके पीजी एंट्रेंस का तो कॉमन क्वेश्चन है ही, बट अब ये एमसीआई में भी पूछा जाता है। सो यू हैव टू रिमेंबर कि आईपीवी इंटरनल पोडेलिक वर्जन कैन बी डन इन द सेकेंड ऑफ ट्विंस। किस में करते हैं? सेकेंड ऑफ ट्विंस ट्रांसवर्स लाई हो, मीन्स जो ट्विन प्रेगनेंसी होती है उसमें जो दूसरा बेबी है वो ट्रांसवर्स हो, तो उसका हम करते हैं इंटरनल पोडेलिक वर्जन। ओके, वो भी सेकेंड ट्विन का, क्योंकि ट्विन्स में क्या होता है ना कि फर्स्ट बेबी के डिलीवरी के तुरंत बाद ये यूट्रस रिलैक्स्ड हो जाता है, 10 to 15 मिनट के लिए अप्रोक्स रिलैक्स्ड रहता है यूट्रस, एंड इस टाइम पर आप यूट्रस में हाथ डालकर एंड बेबी को, यूट्रस रिलैक्स्ड होता है और सर्विक्स तो ऑलरेडी डायलेटेड होता है क्योंकि एक बेबी की डिलीवरी हो चुकी होती है, तो इस टाइम पे आप यूट्रस में हाथ डालकर दोनों पैर को, बेबी के दोनों पैर को आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, 3 फिंगर ग्रिप से पकड़कर इसे आप टर्न कर सकते हैं। ओके, तो अब ये बेबी सीधा हो जाएगा। सी यार, यहाँ से आप हाथ डाल के और ये बेबी के पैर को पकड़ के 3 फिंगर ग्रिप से इसको टर्न करके इसको पकड़ के बाहर की तरफ खींच के रखोगे। ओके, एंड जब पेन फिर से स्टार्ट होगा, यूट्राइन कंट्रैक्शन फिर से स्टार्ट होगा फॉर द सेकेंड डिलीवरी ऑफ द सेकेंड बेबी, तो आप पेन के साथ साथ इस बेबी को स्लोली खींचकर बाहर निकाल सकते हो, मीन्स ब्रीच एक्सट्रैक्शन करके इस डिलीवरी को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, दिस बेबीज फुट gradually bowed down and the baby extracted in the form of breech के फॉर्म में ही इसका बेबी का एक्सट्रैक्शन होता है। ओके, सो इंटरनल पोडेलिक वर्जन फॉलोड बाय ब्रीच एक्सट्रैक्शन इन द सेकेंड ऑफ द ट्विन इन ट्रांसवर्स लाई। सो रिमेंबर कि 2 डिलीवरी के बीच में थोड़े टाइम के लिए यूट्रस रिलैक्स होता है, इसलिए ये प्रीफरेबल टाइम होता है इंटरनल पोडेलिक वर्जन के लिए। सो इंटरनल पोडेलिक वर्जन हो या एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन हो, ये कभी भी जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो नहीं करते हैं, एंड जब 2 ट्विन की डिलीवरी होती है ना तो दोनों ट्विन की डिलीवरी के बीच में यूट्रस 10 to 15 मिनट के लिए रिलैक्स रहता है। इसलिए इफ़ अगर सेकेंड जो बेबी है वो अगर ट्रांसवर्स लाई है, देन हम उसको टर्न करके इंटरनल पोडेलिक वर्जन के थ्रू हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, फॉलोड बाय ब्रीच एक्सट्रैक्शन। ओके, सो इन दिस केस जो ट्रांसवर्स लाई होता है सेकेंड बेबी ट्विन में, इंटरनल पोडेलिक वर्जन इज द सिंगल बेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सो आई थिंक यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो इफ you have any doubt, then you can mention in the comment section. And yeah, if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it. Okay, thank you.